प्रिय विद्यार्थियों, कंट्रोलिंग के इस अंतिम सेशन पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम नियंत्रण की एक नई टेक्निक के बारे में समझेंगे, बजटरी कंट्रोल। बजटीय नियंत्रण प्रबंधकीय नियंत्रण की सबसे लोकप्रिय पद्धति है, जिसमें कंट्रोलिंग करने के उद्देश्य से हम जो है वो बजटों का प्रयोग करते हैं। बजट बनाए जाते हैं जिसके आधार पर आगे कार्य किया जाएगा। बजटीय नियंत्रण से पहले इससे मिलती जुलती ये 3 आइटम जो है वो हमें समझना जरूरी है कि बजट क्या होता है। तो बजट जो है वो भविष्य में जो भी हमने कार्य करना है उसकी एक गणनात्मक विवेचना है, अर्थात भविष्य में जो भी किया जाना है उसकी फाइनेंशियल अथवा गणनात्मक रूपरेखा कि किस चीज पे कितना खर्च होगा और हम जो है वो कौन से खर्च, कितनी हमको जो है वो इनकम हो सकती है, इन सब की जो है वो फाइनेंशियली जब हम एक रूपरेखा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बजट। दूसरा बजटिंग। बजट बनाना वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बजट का निर्माण किया जाना है, अर्थात बजट बनाने से संबंधित सभी सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित करना, उन्हें इकट्ठा करना और उनको एक स्टेटमेंट का यानी कि विवरण का रूप देना, वो बजट बनाना कहलाता है। और तीसरा हमने जो आइटम इसमें पढ़नी है, दैट इज बजटरी कंट्रोल। ये एक व्यवस्था है जिसमें कंट्रोलिंग के उद्देश्य से हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के बजट का प्रयोग करते हैं, अर्थात जब एक व्यावसायिक संस्था को विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करना होता है तो हम उनके लिए जो है वो बजट का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम जो है वो बजटीय नियंत्रण कहते हैं। जैसे परचेज के लिए परचेज बजट, सेल के लिए सेल बजट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग बजट। इस तरह से हम हर एक विभिन्न जो व्यवसाय में क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार के बजटों का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में कुछ एक डेफिनेशंस हमारे सामने है। पहली डेफिनेशन जो है वो जॉर्ज आर टेरी ने दी है कि वो कहते हैं कि बजटरी कंट्रोल क्या है। बजटरी कंट्रोल के द्वारा वास्तविक प्रगति का पता लगाया जाता है और बजट अनुमानों से उसकी तुलना करके वास्तविक उपलब्धियों की पुष्टि की जाती है कि हमने एक्चुअल में जो है वो बजट में जितना हमने अनुमान लगाया था, क्या हम वहां तक अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, खर्चे का भी और सेल का भी, इनकम का भी। अथवा इनका कहने का अर्थ है कि बजट अनुमानों में समायोजन एडजस्टमेंट करके अंतर को दूर किया जाएगा या अंतर के कारणों में सुधार किया जाता है। ये बजटीय कंट्रोल का जो है वो वर्क है। हम जो है वो इसमें क्या करते हैं, वास्तविक प्रगति का पता लगाते हैं और जो हमने बजट के अनुमान लगाए हैं उनसे इनकी तुलना की जाती है और तब हम ये देखते हैं कि हम जो है वो कहां तक जो है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए हैं। दूसरी डेफिनेशन W.W. बिग ने दी है। वो कहते हैं कि बजटीय नियंत्रण का प्रयोग प्रबंध एवं लेखांकन नियंत्रण की पद्धति के रूप में करके यथासंभव शीघ्र भावी क्रियाओं और प्रोडक्शन का अनुमान लगाया जाता है तथा वास्तविक परिणामों का पता लगने पर बजट अनुमानों से उसकी तुलना की जाती है। कहने का अर्थ यह है कि हमें क्या करना है कि एक क्वांटिटेटिव नेचर में हमें बजट के अंतर्गत सेट करने हैं अपने उद्देश्य, और फिर जब हम एक्चुअल अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो तब हमने जो भी बजट बनाए हैं, अनुमान जो लगाया है, उसका जो है वो हमने क्या करना है, जो हमारी वास्तविक उपलब्धि है उसके साथ उसकी तुलना करके हमने जो है वो परिणामों का पता लगाना है। और अगर हम अपने टारगेट को अचीव करने में असफल रहे हैं तो हम जो है वो सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे, और अगर हम जो है वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं तो और बेहतर करने के लिए भी हम जो है वो उनकी तुलना जरूर करेंगे, ताकि भविष्य में जो है वो हम और भी अच्छी तरह से कार्य को कर सकें। आगे है बजटीय नियंत्रण की विशेषताएं, कि क्या विशेषताएं हैं बजटीय नियंत्रण की। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, और हम इसमें जो है वो एक कंपैरेटिव स्टडी करते रहते हैं। बजटीय नियंत्रण की प्रथम विशेषता तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत बजट आंकड़ों तथा अनुमानों की तुलना वास्तविक प्रगति के साथ की जाती है। दूसरी विशेषता है एनालिसिस ऑफ डिविएशन। ये बिल्कुल कंट्रोलिंग प्रोसेस की तरह है। दूसरे स्टेप पे हम जो है वो बजटीय नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक एवं प्रमापित आंकड़ों की तुलना के आधार पर विचलनों का पता लगाकर उसका गहराई से अध्ययन करते हैं और विचलनों के कारणों की खोज की जाती है। तीसरा है फिर करेक्टिव एक्शन। जब शुरू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे हमने कंपैरेटिव स्टडी की। कंपैरेटिव स्टडी में हमने क्या किया, जो भी हमने बजट बनाए थे, अपने बजट के आंकड़ों और अनुमानों का हमने
वास्तविक प्रगति के साथ जो है वो उसकी तुलना की, कंपैरेटिव स्टडी हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, विचलनों का विश्लेषण किया, उसमें इसके अंतर्गत हमने जो है वो उन कारणों की खोज की है जिस वजह से जो है वो हम अपने उद्देश्यों के को प्राप्त करने में सफल रहे हैं या असफल रहे हैं, उनके कारणों की हमने खोज की है। और तीसरे स्टेप पे अगर विचलनों के कारण विचलन के जो है वो गैप बहुत ज्यादा है तो हम जो है वो सुधारात्मक कार्यवाही भी करते हैं ताकि हम जो है वो अपने व्यवसाय को जो है वो सही ले जा सकें। अगर हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हम करेक्टिव एक्शन करते हैं। चौथी विशेषता है इसकी, सभी विभागों के लिए बजट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स। जो बजटीय कंट्रोल है, जो बजटीय नियंत्रण है, उसके अंतर्गत हम जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक विभाग के लिए या किसी एक क्रिया के लिए बजट बनाते हैं, बल्कि सभी विभागों के लिए अथवा क्रियाओं के लिए जो है वो बजट बनाए जाते हैं और फिर अंत में जो है वो सभी का एक ही मास्टर बजट जो है वो बनाया जाता है। आगे है 5वें नंबर पर पूर्वानुमानों पर आधारित। ये बजटीय कंट्रोल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया में बजटों का निर्माण किया जाता है जिनका आधार पूर्वानुमान है। हम जो है वो अनुमान लगाते हैं कि हम किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर कितना खर्च कर सकते हैं और कितना किया जाएगा और उस खर्च करने से हम जो है वो कितना इनकम कमा सकते हैं। सब कुछ जो है वो पूर्वानुमान पे आधारित होता है। आगे है बजटीय नियंत्रण के लाभ। बजटरी कंट्रोल से क्या होता है? संस्था के लिए सबसे पहला लाभ है संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बजट योजनाओं पर आधारित होते हैं और सभी विभागीय प्रबंधकों को ये बताते हैं कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है। विभागीय प्रबंधक अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और अंततः संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में हमें सहायता मिलती है। ये प्रथम लाभ है हमारा बजटरी कंट्रोल का। दूसरा है कर्मचारियों की अभिप्रेरणा का स्रोत। इस टेक्निक में कर्मचारियों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उनकी प्रगति का हम स्टैंडर्ड्स के साथ जो है वो मिलान करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आने पर हम उनकी प्रशंसा भी करेंगे, जिससे वो और ज्यादा मोटिवेट होते हैं और संस्था के लिए जो है वो पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं। तीसरा लाभ है इस बजटरी कंट्रोल का संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। जब हम पहले ही प्लानिंग से जो है वो सब कुछ करते हैं, पहले ही हम जो है वो प्लानिंग करके जो है वो सारा सिस्टम चला रहे हैं किसी भी संस्था के लिए, तो उससे जो भी संस्था के अंदर उपलब्ध संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग होता है। और चौथा है हमारा अचीविंग कोऑर्डिनेशन, समन्वय प्राप्त करना। इस प्रणाली को लागू करके व्यवसाय के सभी विभागों के कार्यों को एक ही लक्ष्य की ओर संचालित किया जाता है और उसमें समन्वय स्थापित किया जाता है। देखिए, जब भी कोई कार्य होना है तो सभी विभागों का एक दूसरे के ऊपर जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है वो क्या होगा, मान लीजिए जैसे सेल डिपार्टमेंट का अगर प्रोडक्शन और परचेज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है तो पता नहीं चल पाएगा कि भाई सेल के क्या टारगेट है, तो कितने प्रोडक्ट बनाने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सेल के टारगेट ज्यादा हैं और सेल उतनी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसका परचेज या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हो सकता है उतने प्रोडक्ट ना बन सके जितने की सेल होने की जो है वो हमने टारगेट सेट किए हैं, जिस वजह से जो है वो सेल कम हो जाएगी। तो या ऐसा भी हो सकता है कि भाई सेल तो कम ज्यादा नहीं होनी है, सेल कम होनी है, लेकिन उसका परचेज डिपार्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वो ज्यादा मात्रा में जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कर लेते हैं, तो हम जो है वो वेस्टेज भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बन चुका होगा लेकिन सेल उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही होगी। और पांचवा है बजटरी कंट्रोल जो है वो क्या करता है, फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। महत्वपूर्ण विचलनों को ही उच्च प्रबंधकों तक पहुंचाने को अपवाद द्वारा प्रबंध कहते हैं। ये हम पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं। तो बजटीय नियंत्रण में हर छोटा बड़ा विचलन जो है वो स्पष्ट हो जाता है। छोटे विचलन अधीनस्थों तक सीमित रहते हैं और बड़े विचलन जो बहुत बड़े डिफरेंसेस होते हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो अधिकारियों को भेजी जाती है। तो ये हमारे जो है वो बजटरी कंट्रोल के एडवांटेजेस हैं। अब है डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटीय नियंत्रण की कुछ दोष भी हैं। सबसे पहले गलत अनुमानों का खतरा। बजट जो है वो अभी पीछे हमने पढ़ा कि ये फोरकास्टिंग पे आधारित होते हैं, पूर्वानुमान पे आधारित होते हैं और पूर्वानुमान जो है वो कभी भी खतरे से खाली नहीं होते हैं क्योंकि ये हमारा एक अंदाजा होता है कि ऐसा होगा। अगर हम ये कार्य इस तरीके से करेंगे तो
आगे रिजल्ट्स ये होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। ये इसकी कमी रहती है क्योंकि ये जो है वो फोरकास्ट पे आधारित होते हैं। दूसरा है लो क्षीणता का खतरा, डेंजर ऑफ रिजिडिटी। प्राय देखा जाता है कि जो बजट बनाए जाते हैं इनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, चेंजेस करने की कमी होती है, जिस कारण परिवर्तनों को जो है वो हम शामिल नहीं कर पाते हैं। कई बार हमको बजट में जो है वो बदलाव करना पड़ता है व्यवसाय की स्थिति को देखते हुए। तो परिवर्तनों का समायोजन अगर हम ना कर पाए तो उसके कारण बजटों को जो है वो लागू करने में कठिनाई भी आती है, कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तीसरा है ह्यूमन लिमिटेशंस। बजटीय नियंत्रण को सफल बनाने के लिए संस्था में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन प्राय ऐसा संभव नहीं होता है कि सभी कर्मचारियों का जो है वो पूर्ण सहयोग प्राप्त हो जाए। तो ये भी जो है वो बजटरी कंट्रोल के सीमाओं में जो है वो गिना जाता है। फोर्थ पॉइंट है अति बजट का खतरा, डेंजर ऑफ ओवर बजटिंग। प्राय जितने भी एक संस्था में विभाग होते हैं तो हर विभाग के अध्यक्ष की ये प्रवृत्ति होती है कि वो विभागीय बजटों में खर्चों को आवश्यकता से अधिक दिखाते हैं, क्योंकि उनको अपने जो भी वो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं उनके अनुमानों में उनको लगता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ कटौती हो सकती है हमारे बजट में, इसलिए वो पहले ही खर्चों को ज्यादा दिखाते हैं। और कहीं यदि गलती से उनका बजट बिना कटौती के पास हो जाए तो वे जरूरत से ज्यादा खर्चे करके संस्था को हानि भी पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट को एक्चुअल में जो परचेज करनी है वो 5 लाख रुपए की करनी है, लेकिन उनको लग रहा है कि पता नहीं जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो संस्था के मालिक हैं या डायरेक्टर्स हैं, वो पता नहीं हमें इतना 5 लाख का बजट देंगे या नहीं, तो वो पहले ही 7 लाख शो करेंगे कि हमको 7 लाख की जरूरत है परचेज डिपार्टमेंट के लिए। और कहीं संस्था ने सच में 7 लाख उनके लिए जो है वो पास कर दिया बजट, तो वो जो है वो ज्यादा खर्चे करके संस्था को हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में खर्चा जो है वो 5 लाख ही होना था। तो अति बजट का खतरा जो है वो बना रहता है। पांचवा है पॉइंट महंगी पद्धति, एक्सपेंसिव मेथड। इस सिस्टम को सफल बनाने के लिए अधिक मात्रा में धन, समय व प्रयास इसकी जरूरत रहती है। कई बार इसकी लागतें इससे प्राप्त होने वाले लाभों से अधिक हो जाती हैं। तो ये हमारे जो है वो बजटरी कंट्रोल की डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बजट। बजट्स के क्या क्या प्रकार हैं आपके पास। बजट बनाने की प्रक्रिया जो है वो डिपार्टमेंटल बजट से शुरू होती है, जो हमारे विभागीय बजट होते हैं वहां से शुरू होती है। और यहाँ पर मुख्य समस्या ये होती है कि किस विभाग का बजट सबसे पहले बनाए। प्राय सबसे पहले सेल बजट ही बनाया जाता है और इसी के आधार पे आगे प्रोडक्शन बजट, फिर प्रोडक्शन बजट के आधार पे कच्चा माल बजट और लेबर बजट या प्रोडक्शन ओवरहेड्स बजट ये बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जैसे प्रशासनिक लागतें जो आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कोई भवन, भूमि वगैरह जो है वो ये खरीदने के लिए खर्चे किए जाते हैं, और कैश बजट, ये सारे बनाए जाते हैं। और अंत में जो है वो हम जो है वो मास्टर बजट तैयार करते हैं। तो इनके बारे में हम जो है वो एक एक करके पढ़ेंगे। बजट को जो है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है हमारे पास डिपार्टमेंटल बजट और दूसरी तरफ है मास्टर बजट। डिपार्टमेंटल बजट के आगे पार्ट्स हैं हमारे पास। सर्वप्रथम हम जो है वो पढ़ेंगे सेल बजट, फिर उसके बाद सेल बजट के आधार पर, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, उसके आधार पर प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है। फिर जो है वो हमारा अगला कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। ये सारे बजट जो है वो डिपार्टमेंटल बजट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग जो है वो बजट बनाया जाएगा। सेल डिपार्टमेंट का अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट का अलग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अलग। ये जो प्रोडक्शन बजट आपके सामने है, इसके भी आगे 3 जो है वो बजट्स होते हैं पार्ट्स में। सबसे पहले हमारे पास बनेगा रॉ मटेरियल बजट, फिर बनेगा आपका लेबर बजट और फिर बनेगा आपका ओवरहेड्स बजट। तो ये बजट का हमारे पास एक डायग्राम है कि 2 तरह के ये बजट है हमारे पास, डिपार्टमेंटल बजट एंड मास्टर बजट। मास्टर बजट अपने आप में जो है वो एक फाइनल बजट है, इसलिए इसके आगे कोई शाखाएं नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंटल बजट जो है वो ये सब कहलाते हैं। सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, सब अलग अलग विभाग के जो है वो बजट्स हैं। और प्रोडक्शन बजट को आगे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इन्हें हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम जो है वो सेल बजट के बारे में देखेंगे। ये सभी बजटों का आधार है।
इसको बनाते समय हमें विशेष सावधानी की जरूरत है। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि में की जाने वाली जो अनुमानित बिक्री है उसका ब्यौरा दिया जाता है, और इसमें बिक्री से संबंधित ये 4 बातें जो है वो हमें क्लियर करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहले है आपके पास गुड्स, क्वांटिटी, प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम। ये सब हमें जो है वो इसमें बताना पड़ता है। जैसे गुड्स में हमको बताना पड़ेगा कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होगी, प्रत्येक वस्तु के विक्रय की अनुमानित मात्रा क्या होगी, उसका प्राइस कितना होगा और बजट की अवधि क्या होगी। ये सब जो है वो सेल बजट के अंतर्गत जो है वो हम सेट करते हैं। दूसरा बजट जो बनाया जाता है दैट इज प्रोडक्शन बजट। ये बजट जो है वो विक्रय पर ही आधारित है, क्योंकि जितनी सेल होनी है उसी के आधार पर जो है वो वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा कि कितनी मात्रा की जरूरत है और कब कब करना है, वो सब सेल बजट के आधार पर जो है वो प्रोडक्शन बजट में सेट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विक्रय, उत्पादन एवं स्टॉक में संतुलन स्थापित करना है। अर्थात ऐसी स्थिति या ऐसी पोजीशन नहीं बननी चाहिए बिजनेस में कि किसी समय तो माल हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाए क्योंकि हमने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर ली है और माल जो है वो गोदामों में बेकार पड़ा रहे, और किसी समय ग्राहकों के आदेशों की हम पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस वजह से है कि भाई अगर कोऑर्डिनेशन हमारा सेल बजट के साथ ना हो, तो इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इस प्रोडक्शन बजट को आगे 3 भागों में बांटा गया है, जैसा अभी पहले मैंने आपको बताया था। पहला होता है आपका रॉ मटेरियल बजट, कच्चे माल का बजट। इसमें हम कच्चे माल की आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं कि कितनी मात्रा में और किस किस्म का हमारे को जो है वो प्रोडक्ट चाहिए, इसे हम डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। दूसरा लेबर बजट, इसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की हमको कितनी जरूरत है, स्किल्ड मैन कितने चाहिए, सुपरवाइजर्स कितने चाहिए, इन सब का अनुमान लगाया जाता है और प्रति व्यक्ति मजदूरी का भी अनुमान लगाकर जो इसमें हम लेबर कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा हमारा होता है ओवरहेड्स बजट, कच्चे माल और श्रम लागतों को छोड़कर। देखिए जहां भी प्रोडक्शन होनी है वहां कच्चा माल भी यूज होगा और श्रम लागतें भी होगी, लेकिन इनको छोड़कर भी और कई खर्चे जो होते हैं उन्हें हम ओवरहेड बजट्स बोलते हैं, उनको यहाँ शामिल किया जाता है। ऊपरी व्यय इसको बोला जाता है, जैसे सुपरवाइजर्स की सैलरी, कारखाने में प्रयोग होने वाला औजार, ग्रीस, तेल, छोटी मोटी और चीजें, ये सब ओवरहेड्स चार्जेस होते हैं और इनके लिए बनाया जाने वाला बजट ओवरहेड्स बजट कहलाता है। औजार, ग्रीस व तेल ऐसी ऐसी आइटम्स जो है वो हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाती है। जो रॉ मटेरियल होता है आपका कच्चा माल, वो डायरेक्ट मटेरियल है, और ओवरहेड्स में जो ये एक्स्ट्रा चीजें हमारी यूज होती हैं जो कि हेल्पिंग आइटम्स है हमारी किसी भी प्रोडक्शन के लिए, वो हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल होती है। तो इस बजट में हम इन सभी खर्चों की राशि का अनुमान लगाते हैं। तीसरा हमारा होता है कैश बजट। जब सभी लागत बजट तैयार हो जाते हैं तो सबसे अंत में हम कैश बजट तैयार करते हैं, और इस बजट में हम कितना हमारे पास कैश आ रहा है, कितनी हमारी पेमेंट्स होगी, इन सब का अनुमान लगाया जाता है। और बजट अवधि में अनुमानित कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स के अंतर से कैश की कितनी कमी या डेफिशिएंसी हो सकती है, या कैश में कितना बढ़ोतरी या सरप्लस हो सकती है, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, ताकि हम जो है वो संस्था के लिए अगर हमारे पास पैसे की कमी होने वाली है तो ऋणों का प्रावधान कर सकें, अगर हमारे पास कैश में बढ़ोतरी होने वाली है तो उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है उससे संबंधित हम निर्णय ले सकें, वो इस बजट में जो है वो हम सेट करते हैं। अगला है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। इस बजट में भावी पूंजीगत व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भावी का मतलब है भविष्य में जो हम खर्चे करने वाले हैं, लेकिन पूंजीगत खर्चे इसमें जो है वो हम प्रस्तुत करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में। जैसे मशीनें, भवन आदि, ये सब जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो इस बजट में हम जो है वो इन चीजों के ऊपर कितना पैसा कब खर्च किया जाना है, किस तरह से किया जाना है, उसके बारे में जो है वो अनुमान लगाते हैं। और पांचवा है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। इस बजट में नए प्रोडक्ट्स और उत्पादन प्रक्रियाओं के शोध एवं विकास में होने वाले व्यय का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि संस्था को जो है वो नए प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, कंपटीशन का जमाना है, तो बाकी व्यवसायों के साथ अगर कंपटीशन करना है तो हमें रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग बजट बनाया जाता है और उसका अनुमान लगाया जाता है इस बजट के अंतर्गत। आगे है मास्टर बजट। मास्टर बजट जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया था, इस बजट का संबंध जो है वो किसी एक विभाग या क्रिया से नहीं है, बल्कि इस बजट का संबंध जो है वो पूरी संस्था से है। इसमें संस्था के कुल आय और व्यय का अनुमान लगाकर हम संभावित लाभ की राशि मालूम कर सकते हैं या उसका अनुमान लगा सकते हैं।
यदि संभावित लाभ की राशि पूर्व निर्धारित राशि से कम हो जाए तो बजट बनाने की प्रक्रिया को दोबारा से दोहराया जाता है और सभी बजटों में आवश्यक एडजस्टमेंट्स जो भी करने पड़ते हैं वो सब हम करते हैं, लेकिन अंतिम में जो है वो मास्टर बजट ही बनाया जाएगा, जिसमें सारी क्रियाओं जो डिपार्टमेंट बजट अभी हमने पढ़े थे वो सब इसमें आ जाते हैं। मास्टर बजट बनाने के क्या लाभ हैं? आय व्यय का अनुमान लगाकर संभावित लाभ की राशि ज्ञात की जा सकती है। दायित्व और संपत्तियों का अनुमान लगाकर हम बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। ये सभी विभागीय बजटों में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और ये संस्था के उद्देश्य एवं उनको पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को अधिक स्पष्ट कर देता है। तो ये हमारे मास्टर बजट के जो है वो लाभ हैं। और आज जो है वो नियंत्रण का पूरा यूनिट हमारा जो है वो कंप्लीट होता है और शायद हमारा जो है वो पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेशन से आपको जो है वो पार्ट बी के बारे में पढ़ाया जाएगा, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहें, हमेशा फेस कवर पहने और उचित दूरी बनाए रखें। अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। हैव अ नाइस डे।